हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है नेक्स्ट चैप्टर वृत्तीय गति। ये जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है ये आप देख ही रहे हैं, लगातार लेक्चर में देख रहे हैं कि आप हर सब्जेक्ट को हर चैप्टर को इस तरह से क्लियर करते जा रहे हैं कि अब आपका कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। एग्जाम में अब आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करके आएंगे और आपके अच्छे नंबर आना निश्चित है। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आने ही आने हैं, क्योंकि हम वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही हम आपको करा रहे हैं। एक्स्ट्रा की चीजें हम आपको बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये टाइम केवल उन चीजों पर फोकस करने का है जो हमें एग्जाम के लिए चाहिए। और ये आपको पता ही है कि पूरा का पूरा कोर्स एकदम फ्री है, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन लेक्चर्स को देखते रहें और इनसे अपने आप को तैयार करते रहें। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप फिर से मैं बता रहा हूं कि आप रेगुलर के हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैक और लेटरल एंट्री के हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है, क्योंकि आपको इससे पहले कोई रेगुलर क्लास नहीं चली होंगी। आपके जो कॉलेजेस हैं उनमें रेगुलर क्लास लेटरल एंट्री या बैक पेपर के लिए नहीं चलाई जाती हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। और जो रेगुलर क्लास हैं उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि उनको क्लियर नहीं हो पाती हैं चीजें, तो अब उनके लिए ये बहुत ही ये समझिए कि बहुत ऐसी चीज मिल गई है कि अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं रही है। हाँ, थोड़ा बहुत काम तो आपको करना ही पड़ेगा, जितना हम करा रहे हैं उतना काम तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि पास या कुछ भी चीज पाने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो ये जो हम करा रहे हैं इसको आप अच्छे से करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वृत्तीय गति, इसमें भी हम आपको उसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें कराएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग उन्हीं में से पूछी जाती हैं। तो इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से काफी टाइम लगा करके जो क्वेश्चनरीज तैयार की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए। कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी साथ में इसमें क्या है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, स्मॉल v तथा ओमेगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, संबंध निकालना है। ये समझ गए होंगे आप, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो कोणीय वेग की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं। कोणीय वेग की परिभाषा क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कहते हैं, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग, रेखीय वेग आपने पढ़ा है। रेखीय वेग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक तरह से क्या कहें हम, जो विस्थापन है, रेखीय विस्थापन जो होता है उसके समय परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, रेखीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन की समय दर को, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। तो किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, परिभाषा आप क्लियर हो गई होगी परिभाषा, क्योंकि अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि लिख दें, तो लिखने का उतना टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको 15 दिन के अंदर अंदर हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। उसको आप कहीं से भी, पुराना जो लेक्चर्स है वहां से आप देख भी सकते हैं या आप कहीं से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो मेन बात है कि क्या याद करना है हमें, तो वो ये याद करना है। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान ना हो। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, और या फिर इसको अगर हम लिमिट लेकर के करें तो क्या बन जाता है, डी थीटा बाई डी टी, और इसको 2 पाई एन भी लिख देते हैं, आपको पता ही होगा ये बात। तो परिभाषा की टर्म में ही आ गई बात। अब v और ओमेगा में संबंध जो हमने निकाला था वो कैसे निकाला था, v और ओमेगा में संबंध यहां पर हम दोबारा से सीख सकते हैं इसको निकालना कि v और ओमेगा में संबंध कैसे निकाला जाता है। आपको पता था कि कोणीय विस्थापन है ना,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो कितना था, डेल्टा एस अपॉन आर, है ना, डेल्टा एस अपॉन आर। हम क्या करें, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा टी से डिवाइड किया 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब अगर हम कहें कि इफ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा होता है तो हम क्या कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम ली जाए इसकी, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी क्या बनेगी, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगी, लिमिट लेकर के 1 अपॉन आर, ये क्या बनेगा डी एस बाई डी टी। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब आपको पता है कि डी थीटा बाई डी टी ये क्या होगा, डी थीटा बाई टी टी क्या होता है, ये पढ़ा है आपने, ओमेगा, बिल्कुल ठीक है। और डी एस बाई डी टी क्या बना है, ये क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, कितना v। तो इनको ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन आर इंटू वी, या v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ये रिलेशन निकल के आ गई v और ओमेगा में। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा पूछा हुआ है, लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपको करना था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप सभी को अच्छे से तैयार कर लें, और उन्हीं में से पूछे जाने की संभावना है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण व एवं कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रेखीय त्वरण मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए, और कोणीय त्वरण मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा पढ़ा है आपने, है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर कोई भी बॉडी है जो किस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तब अगर उसकी रेखीय वेग v है और कोणीय वेग ओमेगा है, और जो पाथ है उसका जो रेडियस है वो r है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये आपको पता ही है। अगर रेखीय वेग में जो परिवर्तन है, मान लेते हैं डेल्टा v का आया, तो वो इसमें कितना आएगा, डेल्टा ओमेगा, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया दोनों साइड में। इसको अगर हम खोल दें ब्रैकेट को, तो ये आर ओमेगा प्लस आर डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, और ये कितना होगा, v प्लस डेल्टा v। हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है v, और ये v है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, डेल्टा v इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे क्या किया जाएगा, वही कि यदि डेल्टा टी बहुत छोटा हो, यानी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो, तब क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेगी, यानी डी वी बाई डी टी बन जाएगी ये, और ये क्या बनेगा, आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और अब फिर से वही बात कि डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी यहां पे लिख सकते हैं आप, सिंस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण, और डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या बनेगा आपका, क्योंकि ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो क्या होगा, रेखीय त्वरण यानी लीनियर एक्सेलरेशन, और ये क्या है, ओमेगा का चेंज टाइम के साथ, तो वो क्या होता है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को क्या कहते हैं हम, अल्फा। तो हम यहां पर इनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी ये क्या हुआ, a इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, है ना, आर इंटू एल्फा। ये हमारा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध निकल के आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, क्या होता है अभिकेंद्र बल, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट तैयार करना है। मैं लिखे देता हूं क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल सेंटीपिटल फोर्स, बल से
क्या तात्पर्य है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीपिटल फोर्स? तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है और इसकी विमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसकी विमा लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब अभिकेंद्र बल क्या होता है ये आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय गति में गति करती है तब उस पर बाहर की तरफ को एक फोर्स काम करती है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। वो क्यों लगानी पड़ती है? ताकि हम उस फोर्स को बैलेंस कर सकें जो हमारे ऊपर लग रही है बाहर की तरफ को। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ को, केंद्र की तरफ को एक फोर्स लगानी पड़ती है। उसी फोर्स को हम कहते हैं, उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, बाहर की तरफ को जो लगता है वो अपकेंद्र बल है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगती है वो होती है अभिकेंद्र बल। ये आपको पता ही है कि कोई भी फोर्स कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होती है, फोर्स हमेशा पेयर में होती है। तो यहां पर अगर बाहर की तरफ को फोर्स लग रही थी तो अंदर की तरफ को भी कोई एक फोर्स लगेगी, और जो अंदर की तरफ को फोर्स लगेगी जो हमें लगानी पड़ती है वो होती है अभिकेंद्र बल। यही वो फोर्स है जिसके कारण हम सर्कुलर पाथ पर आसानी से घूम जाते हैं। अगर ये ना हो तो हम सर्कुलर पाथ पर आसानी से नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, जहां तक इसकी विमा निकालने की बात है तो विमा निकाल सकते हैं, क्योंकि F सेंटीपिटल फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mv²/r। ठीक है, यहां से इसकी विमा ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसकी विमा? यहां ये क्या होगा m, और ये क्या होगा LT-1² L। ये L हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा? m L2T-2/L, और ये एक L कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? m LT-2, यानी सीधा सीधी सी बात हो गई। ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये क्या है? फोर्स, बल है। तो बल की जो विमा थी, अभिकेंद्र बल हो चाहे अपकेंद्र बल हो, बल तो बल ही है, तो विमा वही आएगी। तो फोर्स की विमा जो थी वही आई है। यहां पर भी आप देख रहे होंगे MLT-2। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, वो है आपका तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क पर तल अंदर की ओर झुका हुआ क्यों बनाया जाता है? ठीक है, इसको आप नोट कर लें क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है, तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क पर, तीक्ष्ण घुमाव पर, चलिए मैं लिख देता हूं, तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका हुआ, अंदर की ओर झुका हुआ क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? ठीक है, अंदर की ओर क्यों बनाया जाता है, कि अंदर की तरफ को झुकाव क्यों बनाया जाता है? तीक्ष्ण घुमाव पर, जहां पर तीक्ष्ण यानी शार्प एज होता है, इस तरह से घुमाव होता है बहुत तेजी से, तो वहां क्या होता है? रेडियस कम होने के कारण अपकेंद्र बल काम करने लगता है, अपकेंद्र बल ज्यादा काम करने लगता है। तो अंदर की तरफ को अगर हमें सेंटीपिटल फोर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं? अंदर की तरफ को झुकना पड़ता है, हमें एक एंगल से झुकना पड़ता है। ये आप पढ़ चुके कि हमें एक एंगल से झुकना पड़ेगा। तो वो एंगल देने के लिए, ताकि वो एंगल मिल जाए, और उस एंगल के मिलने से क्या होगा कि हमें जितना सेंटीपिटल फोर्स यानी जितना अभिकेंद्र बल चाहिए वो आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें मिल जाएगा। तो उस आवश्यक अभिकेंद्र बल को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि सड़क में ही सड़क का तल अंदर की ओर झुका देते हैं। तो सड़क जो है वो इस तरह से बना देते हैं ताकि जहां अगर उस पर कोई भी वाहन आए तो ऑटोमेटिकली उस एंगल से झुक जाए, जितने एंगल से झुकने पर उसको उतना अभिकेंद्र बल मिल जाए जितना वहां पर चाहिए था। तो इसलिए हम तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका देते हैं। क्योंकि टू व्हीलर पर अगर हैं तो आप झुक सकते हो अपना आप ही, लेकिन अगर फोर व्हीलर है या कोई और चीज है तो वो तो अपना आप नहीं झुक पाएंगे। उसके लिए हमें सड़क के तल को झुकाना पड़ेगा ताकि उतना एंगल मिल जाए
जितने एंगल मिलने से सेंटीपिटल फोर्स, आवश्यक सेंटीपिटल फोर्स मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन जो इसका हो सकता है वो भी सेम क्वेश्चन टाइप का ही है कि मुड़ी हुई सड़क पर जाते समय, यानी जो घुमावदार सड़क पर जाते समय साइकिल सवार भीतर की ओर क्यों झुकता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना क्वेश्चन को कि तीक्ष्ण या घुमावदार सड़क पर जाते समय साइकिल सवार भीतर की ओर क्यों झुक जाता है। वही कारण है सेम जो अभी अभी हमने बताया, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ को एक सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र बल काम कर रहा है, जिससे बचने के लिए उसने क्या किया कि सेंटीपिटल फोर्स को प्राप्त करना चाहा, और सेंटीपिटल फोर्स प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर की ओर झुकना पड़ेगा, ताकि उसको वो बैलेंस फोर्स मिल जाए। उसको बैलेंस करने वाली जो बाहर की तरफ को बल लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स हमें मिल जाए और हम उस घुमाव को आसानी से पार कर सकें। उसके लिए उसको हल्का सा झुकना पड़ता है। तो यहां पर भी वही कारण है कि अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए उसे झुकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो आता है, 5वां क्वेश्चन आपने अभी अभी देख लिया। छठा क्वेश्चन जो है वो ये है, अभिकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा दीजिए। अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा एक तो ये लिखनी है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, परिभाषा दीजिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से घूमते हुए एक कण के लिए अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक आपको प्राप्त करना है यहां पर। ठीक है, यह है आपका ये क्वेश्चन। तो यहां पर अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा, सबसे पहले तो अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा क्या होगी कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसे क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। ठीक है, और जब भी वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो होगा क्या कि मान लेते हैं कि वो अभी बॉडी किसी इस ए पॉइंट पर है, कुछ देर बाद वो बी पॉइंट पर पहुंचेगी, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं v1, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं v2। ठीक है, ये कितना है मान लेते हैं डेल्टा थीटा, और ये कितना है रेडियस r, और ये जो इसने यहां से ये पाथ चला मान लेते हैं कितना है डेल्टा s, ये डेल्टा s का पाथ कवर किया उसने। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रत्येक क्षण उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ठीक, तो चूंकि यहां पर क्या है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो केंद्र की तरफ को एक त्वरण काम करेगा। जब हम अभिकेंद्र बल लगेगा तो केंद्र की ओर को एक त्वरण काम करता है, वो जो केंद्र की तरफ को त्वरण लगता है उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, ये तो आ गई इसकी परिभाषा की बात। अब इसका व्यंजक, व्यंजक मीन्स इसका एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं हम। तो फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है कि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। इन दो वेक्टर्स को अगर हम अलग से बना लें कि एक वेक्टर हमारे पास ये मिल गया हमें v1 का, ठीक, एक वेक्टर हमारे पास ये मिल गया v2 का, ये दो वेक्टर मिल गए हमें। ये मान लेते हैं o है, ये b है, तो इसको हम मान लेते हैं o डैश। ठीक, अब इन दो का जो रिजल्टेंट है वो कैसे लिया जाता है, इस तरीके से लिया जाता है। मान लेते हैं क्या है डेल्टा v, ये कितना था डेल्टा थीटा, ये मान लेते हैं कि a डैश है और ये b डैश। तो ये जो दो वेक्टर मिले हमें, इन दो वेक्टर्स को हमने ये अलग से बना के दिखा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि o a o b और a डैश o डैश b डैश दोनों कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं वेक्टर्स को लेकर के बनाया हमने। जो वेक्टर यहां पर थे तो उन्हीं को लेकर के अगर बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल AOB तथा कौन सा ट्रायंगल A डैश O डैश B डैश कैसे होंगे, सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल है ना। समरूप त्रिभुज जिन्हें कहते हैं हम, समरूप त्रिभुज है। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या थ्योरम होती है उसको हम लिख देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम क्या है
कि इसके किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात इसकी उन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं इसको आपने क्या लिया, मान लेते हैं आपने कहा ए बी अपॉन ओ ए, तो इसका क्या लेना होगा आपको, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। ठीक, ये आपने पढ़ा हुआ है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ये याद आ गया होगा। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं बस। डे ए बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस, ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर, यहां से ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी, और ओ डैश ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, V1 नहीं है, ये ध्यान रहे V1 नहीं है, क्योंकि हमें क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी इसका परिमाण चाहिए। अच्छा, ये जो सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ पर जब गति कर रहा था तो समान चाल से था, दिशा बदल रही थी केवल। तो समान चाल का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसका जो परिमाण है, वो तो सेम है। V1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है। यहां पे V2 क्यों लिखा, क्योंकि दिशा बदल गई। तो चाल समान है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम होगा, तो हम क्या मान सकते हैं, V मान लेते हैं कि ये कितना है, V। बस, अब कुछ नहीं, अब तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए डेल्टा टी से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फिर से वही कि इफ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बहुत छोटा मान लें अगर हम इसको, तो इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएंगी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, और ये क्या, डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है डी एस बाई डी टी, पहले भी आप आ चुका है ये बात। कितनी होगी डी एस बाई डी टी, 1 अपॉन आर डी एस बाई डी टी, वी है ना, वी हो जाएगा ये स्मॉल वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी है ही, और डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन, त्वरण, यानी ये ए, और ए ही आपको निकालना था, क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका रिलेशन हो गया अभिकेंद्र त्वरण के लिए। तो ये अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको आप और भी लिख सकते हैं, वी की वैल्यू कितनी होती है, आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको भी अब आप एग्जाम में बड़ी आसानी से लिख के आ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अपकेंद्र तथा अभिकेंद्र बलों में अंतर। अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इनमें क्या फर्क है दोनों में। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यानी अपकेंद्र बल है, वो बाहर की तरफ को लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, अपकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र बल में अंतर। अंतर लिखिए, क्या अंतर है वो लिखना है इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि अपकेंद्र बल बाहर की तरफ को काम करता है, केंद्र से बाहर की तरफ को, और अभिकेंद्र बल केंद्र के अंदर की तरफ को काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि जैसे चीनी बनाने की जो मशीन होती है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, यानी अपकेंद्र बल पर काम करती है। उसमें एक सिलेंडर टाइप का होता है, उसके अंदर गन्ने का जो रस है उसको डाल दिया जाता है और उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। उसके अंदर दो चीज हो गई, जो गन्ने के रस के अंदर दो चीज हो गई, एक तो शुगर हो गई यानी चीनी है ना, और एक पानी। तो पानी जो है वो क्या होता है, हल्का होने के कारण वो अंदर की तरफ को रह जाता है, क्योंकि उसको वो कम रेडियस पर भी आसानी से घूम जाता है, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए। आपको पता ही कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर रेडियस छोटा होगा तो भी वो घूम जाएगा, क्योंकि उसका मास कम है ना, मास कम होने के कारण उसको F की वैल्यू कम चाहिए। लेकिन जो शुगर है, चीनी है, उसको क्या चाहिए, m ज्यादा है उसका, इसलिए उसको F ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करेगा, बड़े रेडियस पर घूमेगा, तो बाहर की तरफ को चिपक जाएगा, यानी वो किनारों पर चिपक जाएगा और वो अंदर की तरफ को रह जाएगा, और उसके बाद उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है। ठीक है, और अभिकेंद्र बल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम
किसी सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं और उस पर हमें अंदर की तरफ को झुकना होता है, तो वो क्या है, वो सेंटीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है, वहां पर सेंटीपिटल फोर्स लगता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये सेंटीफ्यूगल फोर्स में ये फॉर्मूला लिखा, तो सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीफ्यूगल फोर्स मात्रा में दोनों बराबर होते हैं, क्वांटिटी दोनों की सेम होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक की डायरेक्शन बाहर और एक की डायरेक्शन अंदर होती है। तो ये है सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस। इसका और भी एग्जांपल आपने देखा होगा, जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है ना, दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन देखी होगी, वो भी सेंटीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करती है, वो भी इसी के ऊपर काम करती है। उसके अंदर भी क्या होता है कि उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, और बहुत तेजी से घुमाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर पानी के कंटेंट और जो दूसरे क्या है मक्खन जो होता है उसके कंटेंट, क्रीम के कंटेंट, वो दो होते हैं, दो तरह के पार्टिकल, दोनों का मास अलग अलग होने के कारण वो कुछ देर बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग मात्रा में m अलग होने के कारण उनको अलग अलग f चाहिए, तो रेडियस अलग अलग कर लेते हैं अपना, क्योंकि v तो सेम है दोनों के लिए, हम सेम तरीके से घुमा रहे हैं दोनों को, तो v सेम है, m अलग होने के कारण उसको f, जिसका m ज्यादा होगा उसको f ज्यादा चाहिए, m ज्यादा होगा उसको f ज्यादा चाहिए, जिसका m कम होगा उसको f कम चाहिए। अब ज्यादा m होने के कारण ज्यादा f चाहिए, तो क्या करेगा, r को बड़ा कर लेगा, है ना, और जिसका m कम है उसको f कम चाहिए, तो r छोटे में भी चल घूम जाएगा। तो इस तरह से कुछ ही देर बाद वो दोनों अलग अलग रेडियस में घूमने लगते हैं और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और हमारा दूध से क्रीम अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत अच्छे से लिख के आना है आपको, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत अच्छे से लिखें। एक बार आप क्वेश्चन को जब लिखें तो एक बार देख लें कि ये क्वेश्चन जो मैंने आंसर लिखा है, क्या ये उस लेवल का लिख दिया है कि इस पे क्वेश्चन मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, स्वयं से भी पूछ लें एक बार। अगला क्वेश्चन जो आता है अक्सर, केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होती है। तो बहुत सिंपल सा बात अगर हम कहें, एक लाइन में कहें, हालांकि एक लाइन में नहीं लिखना है इसको आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है कि केंद्रीय बल क्या है। केंद्रीय बल है कि ऐसे बल जो केंद्र की तरफ को काम करते हैं वो सभी केंद्रीय बल कहलाते हैं। केंद्र की तरफ को काम करने वाले सभी बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अभिकेंद्र बल, एक बल कौन सा हुआ, अभिकेंद्र बल हुआ। गुरुत्व बल, वो भी क्या है, वो भी केंद्र की तरफ को काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी बल हैं वो यानी जो केंद्र की तरफ को काम करने वाले बल हैं वो केंद्रीय बल कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख देंगे आप और केंद्रीय बल की परिभाषा लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केंद्रीय बल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला है केंद्रीय बल के एग्जाम्पल, इसी में मान लेते हैं इसको, इसी क्वेश्चन में मान सकते हो आप केंद्रीय बल के एग्जाम्पल। केंद्रीय बल के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए हैं, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जो जैसे मैंने बताया था कि दूध से क्रीम निकालने वाला, वो भी केंद्रीय बल का एग्जाम्पल हो सकता है, और चीनी वाला जो एग्जाम्पल बताया था कि चीनी बनाने वाला जो एग्जाम्पल है वो भी केंद्रीय बल से रिलेटेड एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके और भी एग्जाम्पल निकल के आ गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अब ये, क्योंकि वो 9वां क्वेश्चन मैंने मान लिया उसको। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि एक कण L लंबाई के धागे के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है। यहां ध्यान दें, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल प्लेन में, ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है वो ये है आपका, घुमाया जाता है जबकि दूसरा सिरा स्थिर रहता है, जबकि दूसरा सिरा स्थिर रहता है। निम्नतम बिंदु पर
निम्नतम बिंदु पर कितना क्षैतिज वेग दिया जाए, कितना क्षैतिज वेग दिया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा घूम सके, कि वह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा घूम सके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार ये वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी अलग अलग तरीके से पूरा डेरिवेशन, इसमें पूरा डेरिवेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें लास्ट में कह दिया निम्नतम बिंदु, यानी पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको जो निम्नतम पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर कितना वेग दिया जाए वो निकालना है। करना पूरा ही है, तो कैसे करेंगे? वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन है। तो वर्टिकल सर्किल में क्या है, मान लेते हैं कि ये एक वर्टिकल सर्किल है। वर्टिकल सर्किल का मतलब एक तो ये था क्षैतिज वृत्त है ना, हॉरिजॉन्टल सर्किल, और एक ये वर्टिकल सर्किल। तो ये जो वर्टिकल सर्किल है उसके अंदर पूछा गया है कि मान लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट होता है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक किसी भी पॉइंट पर इस तरह से मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, यहां पर पहुंचता है और आफ्टर सम टाइम ये बी पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, तो ए पॉइंट पर किस वेग से छोड़ा जाए कि ये बी पॉइंट को पार कर जाए, कि वह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा घूम जाए, यानी बी पॉइंट को पार कर जाने का मतलब पूरा वृत्त घूम जाएगा। मान लेते हैं ओ है, ये जो लंबाई है वो कितनी है, मान लेते हैं इसकी जो उसने दी गई है एल। ठीक, यहां पर जो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एम जी कॉस थीटा, दिखाई दे रहा होगा आपको, यस, और एक अंदर की तरफ को लगेगा एम जी साइन थीटा। ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसमें ये टेंशन कितनी टी लगेगी, अगर यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल दिया जाए तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं ए बी, चलिए इसको एन कह देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और क्या चलेगा इसके अंदर, बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या चलता है कॉस। तो ये क्या बनेगा, ये कितना डिस्टेंस है, ये टी टेंशन है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो ये क्या होगा, जितना इतना रेडियस है उतना ही रेडियस ही होगा। तो ये क्या होगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। ये है फिगर आपको। तो सबसे पहले क्या करें, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि टी और एम जी कॉस थीटा, टी और एम जी कॉस थीटा, इनके अंदर आपको इक्वेशन दिखाई दे रही होगी कि इनमें एक इक्वेशन हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको आप समझे कैसे बनेगी, ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि टी और एम जी आप क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट फोर्स हैं, है ना। तो अपोजिट फोर्स में क्या करेंगे हम, इनके अंदर अपोजिट जो फोर्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर को क्या कहा है आपने यहाँ पर एल, तो इसको एल लिख सकते हैं। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन एल ये कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ ये इक्वेशन आप पहली मान सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 हुई, यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके बाद देखिए मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है जो ए पॉइंट से चली है, जो ए पॉइंट से चली है वो कहां तक पहुंच गई, ये आपकी बी पॉइंट पर पहुंचेगी कुछ देर के बाद। ठीक, पहले तो आपको टी के लिए सॉल्व कर लो इसको। टी के लिए सॉल्व करेंगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली सपोज आपने। ठीक, अब क्या है कि धीरे धीरे ये बॉडी कहां पर गई, बी बिंदु पर गई, बी पॉइंट पर, और ए से जब बी तक जाएगी तो कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 का। ठीक है, 180 का एंगल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये क्या कैसे लिखोगे, कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो क्या हो जाएगा एम जी, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, लेकिन ये किस पॉइंट पर आई, ये पॉइंट पर आई बी पॉइंट पर, तो इसको आप टी बी भी लिख सकते हैं, टी बी।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो वेलोसिटी कितनी है कि ये इसको पार कर जाए। ठीक है, तो ये टेंशन जीरो हो जाए टी पॉइंट पर, कि टी बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो v इज इक्वल टू हम कहते हैं कि v क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी है ना, वी सी मान लेते हैं इसको कि v जो है वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा सपोज। ठीक, इसको इस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। इधर लाएंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट जी एल। ये वो क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई जो मिनिमम वेलोसिटी है कि वो बी पर होनी चाहिए ताकि ये पार हो जाए। लेकिन हमें कहां निकालना है, हमें ए पॉइंट पर निकालना है। तो ए पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना होगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो पॉइंट पर जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो हम क्या करें, पी पॉइंट की एनर्जी और बी पॉइंट की एनर्जी है ना, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कहां, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर कितनी है, मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, इसको वेलोसिटी को बना लेते हैं हम, यहां पर वेलोसिटी कितनी बना लेते हैं, मान लेते हैं वी वेलोसिटी बनाई आपने। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, वी, तो कितनी हो गई, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ए पॉइंट पर कितनी है, मान लेते हैं कि हाफ एम वी बी स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एल है ना, और प्लस एम जी एल कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा ये भी। एक का कितना है, एल है, और एक का कितना है, एल कॉस थीटा। जो हाइट है एम जी एच होता है, एक जगह का एल है और एक जगह का एल कॉस थीटा है, तो वहीं से हमने इसको उठा लिया। बस अब कुछ नहीं, अब तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। एम थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, v निकालना है, v के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो वी बी की वैल्यू हमारे पास है, वी बी की वैल्यू भी रख देंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, जी एल प्लस जी एल कॉस थीटा, और ये जो वी बी है ये भी उधर गया, और साथ साथ 2 है ना, इनके साथ तो कितना गया, चलो पहले यहीं पे रख लेते हैं अभी उधर की वैल्यू। 2 को तो उधर ले ही जाते हैं, ये वाला जो 2 है ये 2 उधर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, वी स्क्वायर माइनस वी बी। और वी बी की वैल्यू कितनी है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी वही वी बी पर है, इसको वी बी भी लिख सकते थे आप। तो ये कितनी है, जी एल, और चूंकि वी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, जी एल बाहर आ जाएगा। ठीक, इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एल प्लस 2 जी एल कॉस थीटा, और ये उधर जाकर के माइनस जी एल प्लस जी एल, कितना हो गया, 3 जी एल प्लस 2 जी एल कॉस थीटा, और इसमें से जी एल को माना जाएगा और बचेगा अंदर 3 प्लस 2 कॉस थीटा, वी स्क्वायर या वी इज इक्वल टू अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि यहां पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी, जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी देनी होगी, ताकि ये जो बॉडी है वो इस सर्किल को पार कर सके। तो थीटा कितना होगा यहां पर, बस इससे पता लग जाएगा थीटा कितना है। ये मिनिमम के लिए फॉर्मूला निकाला हमने, तो थीटा कितना है, ए पॉइंट पर 0। ठीक है, सिंस बिंदु ए पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट जी एल 3 प्लस 2 कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 3 प्लस 2 5, तो कितना हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 जी एल। ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे अगर आपको कहीं टेंशन पूछ ले तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये जो v की वैल्यू आई है, ये वाली v की वैल्यू, इस v की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना और t के लिए फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक, किसी और पॉइंट पर पूछता है तो वहां पर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, उस पॉइंट पर v की वैल्यू निकल आएगी या t की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए तो भी आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है।
इसको हटा दें जरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हम लिमिटेड संख्या में लाए हैं, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इनमें और कम मत करना, कि और कम क्वेश्चन कर दें, कि बस हमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहिए, तो ऐसा मत करना, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, एक कार, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को, एक कार 500 मीटर वक्ता त्रिज्या की सड़क पर चल रही है। यदि टायर और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.25 हो तो किस अधिकतम चाल से कार को चलाया जा सकता है? ठीक है, जो क्या क्या दिया है इसने, वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 500 मीटर दिया है। ठीक है, और क्या कहा है, 500 मीटर वक्ता त्रिज्या की सड़क पर चल रही है, यदि कार और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक म्यू 0.25 हो तो किस अधिकतम चाल से कार को चलाया जा सकता है? जी का मान और दिया है इसने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि ऐसा नहीं है कि अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए जितने भी एंगल से आप झुकना चाहें उतने एंगल से झुक सकते हो, नहीं, एक लिमिट के बाद, एंगल की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद घर्षण जो है वो पिक्चर में आ जाता है, और क्या होता है, गाड़ी स्किड कर जाती है, वो स्लिप हो जाती है। इसलिए वेलोसिटी की भी एक लिमिट है, यानी जो वेलोसिटी आपकी, उसकी एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी से, उससे ज़्यादा चाल से, वेग से आप नहीं चल सकते किसी भी सर्कुलर पाथ पर। सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए वेलोसिटी की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर चलेंगे तो क्या होगा, एंगल बनने से पहले ही, कि आप जितना एंगल चाहिए, क्योंकि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी आपकी उतना ही बड़ा एंगल चाहिए, उतना ही ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा आपको, झुकना पड़ेगा अंदर की तरफ को उतना ही ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा झुकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभिकेंद्र बल प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा। अब वेलोसिटी की एक लिमिट का मतलब है कि एक एंगल ऐसा आ जाएगा कि वो एंगल बनने से पहले ही आपकी जो गाड़ी है वो स्लिप हो जाएगी, तो इसलिए कहा गया कि V मैक्सिमम कितनी होगी वो निकालना है इस केस में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सा, कि mv²/r यानी सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू mg के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये क्या है, मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी, और वो भी स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ जाएगा, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 0.25, r 500 मीटर और g 10, और इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको इसका आंसर बता देता, 35.35 लगभग आ रहा है इसका, मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम लिमिट होगी जिससे ज़्यादा आपको नहीं चलना है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये था आपका 11th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बांधकर एक पत्थर को क्षैतिज व्रत में घुमाया जाता है, क्षैतिज व्रत में घुमाया जाता है। ठीक है, यदि पत्थर का अभिकेंद्र त्वरण, यदि पत्थर का अभिकेंद्र त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका कोणीय वेग कितना होगा, तब इसका कोणीय वेग कितना होगा, ये निकालना है, कोणीय वेग कितना होगा। कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। सबसे पहले आप इसमें से देखें कि क्या क्या दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी है, तो ये क्या काम करेगी, 20 सेंटीमीटर डोरी क्षैतिज व्रत में ऐसे घुमाई जा रही है, तो ये क्या है, रेडियस एक तरह का, तो क्या लिखेंगे इसको, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर या 20 × 10⁻⁻² मीटर। क्षैतिज व्रत में घुमाया जा रहा है। अभिकेंद्र त्वरण A इज इक्वल टू कितना है, 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कोणीय वेग निकालना है यानी ओमेगा निकालना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, आपको क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओमेगा कैसे निकालें, फॉर्मूला क्या लगाएं? ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा कैसे आएगा भाई, आप यहीं से कहीं से उठाएंगे इस चीज़ को, तो आपको पता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और वी स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। ए इज इक्वल टू, तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए कितना है 9.8 अपॉन आर, आर कितना है 20 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें और ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा आपका 7 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इतने में ही आपके काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन जो इससे पूछे जाने हैं वो इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजली के पंखे के ब्लेडों की त्रिज्या, बिजली के पंखे के ब्लेडों की त्रिज्या 0.15 मीटर है। ठीक है, यदि पंखा 1 मिनट में, यदि पंखा 1 मिनट में 1200 चक्कर लगा रहा है, तब लगा रहा है तो उसके ब्लेड की नोक पर, तो उसके ब्लेड की नोक पर स्थित कण में कितना त्वरण होगा, कितना त्वरण होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बिजली के पंखे के ब्लेडों की त्रिज्या है ना, इतनी दी है। क्या है ये, जल्दी से बताएं क्या है। यस, रेडियस है 0.15 मीटर। ठीक है, यदि पंखा 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है, तो ये जो 1200 चक्कर है वो एन नहीं है, क्योंकि एन क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस होता है, ये है आरपीएम, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यानी एन इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 20 चक्कर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो उसके ब्लेड की नोक पर स्थित कण का त्वरण कितना होगा, त्वरण मीन्स ए निकालना है आपको। ठीक है, त्वरण ए निकालना है। तो ए का फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एन होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला आपका इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल दो। कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 20 इंटू आर, आर कितना है 0.15। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करें और इसका जो आंसर है वो 2366.3 लगभग ये आ रहा है 2336 मैं बता देता हूँ आपको 233 नहीं 66 है ये 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके अमूमन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो बैच चल रहा है इसके अंदर बहुत अच्छे से हम तैयारी करके आए हैं कि आपको उतना ही कंटेंट दें जितना आपके लिए एग्जाम में चाहिए और आपके क्वेश्चन भी ना छूटें। ठीक है,
तो जितने हम बता रहे हैं उतना आप अच्छे से तैयार करें, इसमें कंजूसी ना करें कि इसमें भी और क्वेश्चन कम कर दें, नहीं, इतना तो कम से कम करना ही है। ये तो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, इसमें और ऐड हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन उस तरह से ला रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएं, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल के आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को करने के बाद इस चैप्टर से या जितने भी हम करा रहे हैं उन चैप्टर से आपके क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बचेगा। तो इसलिए इन लेक्चर्स को आप लगातार देखते रहें और इनका लाभ उठाते रहें। अपने साथियों से भी कहें कि वो भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने नंबर अच्छे ला सकें। और जो हमारा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अनाउंसमेंट हुआ है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके आप भी उसके भागीदार बने। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके सबसे ज़्यादा टॉपर होने चाहिए, इसी के कारण आपके नंबर सबसे ज़्यादा आने चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि नंबर इसमें 50 में से 50 भी आ जाते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि नंबर इसमें ज़्यादा नहीं आते, 50 में से 50 नंबर खूब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में उस चैप्टर को लेकर के आएंगे और उसके भी बहुत अच्छे अच्छे वही क्वेश्चन करेंगे जिनसे हमें एग्जाम में आने की चांस है, उसी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आप इन लेक्चर्स को देखें और इन्हें अच्छे से तैयार करें, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करते रहें। आप सभी को फिर से एग्जाम की शुभकामनाएं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।